हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा आज का जो लेक्चर का जो टॉपिक है, वो हम लाइट को डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से जो है देखेंगे, पास करके जो क्या उसमें से निकलता है, क्या हमारा रिफ्रैक्टेड निकलता है। तो प्रिज्म के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म होता कुछ नहीं है, बस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना रहता है, जिसके दो पार्ट मैं बता रहा हूँ आपको ड्रॉ करके। जिसके दो पार्ट, ये साइड का है, ये ट्रायंगल, उधर के भी दो पार्ट ट्रायंगल बने रहेंगे। ओके, बीच में ये ज्वाइंट रहेगा, ये ज्वाइंट रहेगा, ये ज्वाइंट रहेगा। तो कुछ इस तरह का प्रिज्म रहता है, समझ सकते हैं, जिसमें तीन रेक्टेंगल, एक दो, एक नीचे से तीन, और दो ट्रायंगल हमारा बना रहता है। ओके, तो इसी को प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है प्रिज्म के बारे में जब उस पर लाइट गिरता है तो। अ प्रिज्म इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेस inclined at an angle. We generally use prism having triangular face. तो हम लोग जो प्रिज्म का फेस जिस पे लाइट डालने वाले हैं, वो हम लोग ट्रायंगुलर पार्ट वाला यूज़ करेंगे, मीन्स ये पार्ट हम यूज़ करने वाले हैं। It was in the year of 1686 when Sir Isaac Newton did his well-known experiment on passage of white light through a glass prism. एक सर इसका न्यूटन को, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अगले क्लास में तो अच्छे से जानना पड़ेगा ही। क्लास 9 की बात जी मैं कर रहा हूँ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक प्रिज्म पे वाइट लाइट सपोज कर लिए एक टर्च बार के देखा। He made a narrow pencil of white light to fall on a glass prism. जब उन्होंने एक लाइट का नैरो, मीन्स नैरो क्या आप समझ सकते हैं, जब आप एक कोई भी टर्च से लाइट करेगा तो वो नैरो ही निकलेगा। तो उन्होंने एक नैरो लाइट का प्रिज्म पे देखा क्या होता है। तो उनका ऑब्जर्वेशन क्या रहा था। He made a narrow pencil of white light to fall on a glass prism. The emergent light was received on a white paper, white screen. तो अब जब इस पर लाइट मारिएगा तो इसके सामने एक पेपर भी रहना चाहिए, एक वाइट कलर का कोई भी स्क्रीन, आप दीवार भी ले सकते हो, बट वाइट कलर का रहना चाहिए। ओके, it was observed on the same adjustment of the prism that there were 7 colors appearing on the screen: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, the color that we see in a rainbow. फिर जब उनका जो ऑब्जर्वेशन रहा वो काफ़ी आश्चर्य भरा रहा। उन्होंने डाला वाइट लाइट प्रिज्म पे, और दीवार पे 7 तरह के रंगों का आविष्कार, आविष्कार क्या मतलब 7 तरह के रंगों आ गए एक वाइट लाइट के। इसी को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। इससे हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कलर का नाम आपको याद रख लेना है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। चलिए आगे देखते हैं क्या इसके बारे में दिया हुआ है। A parallel face rectangular glass block was not only deviating or bending an incident ray toward its base, but was also splitting white light into 7 colors. अब रिफ्रैक्शन में क्या था काम हमारा, यहाँ एयर से वाटर तक जा रहा है, एयर है, वाटर किधर जा रहा है, मैं ग्लास किधर जा रहा है, सॉरी ग्लास किधर, ये हमारा ग्लास है। तो क्या तब भी तो हमारा रेयर टू डेंसर जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा बेंड ही नहीं कर रहा है, ये हमारा बेंड ही नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक वाइट लाइट को 7 रंगों में बांट रहा है, ये 7 रंगों में ही बांट रहा है। यही कहना है इस लाइन को, समझा, समझे ना। जो ये सिर्फ इसको अपने बेस की तरफ ही नहीं खींच रहा है, नॉर्मल की तरफ ही नहीं खींच रहा है, बल्कि इसे 7 रंग में बांट रहा है। In air, all colors propagate with nearly the same speed, but in material medium ray of different color propagate with different speed. तो ये सब हमने बात कर ही लिया है। In glass, the speed of violet color is minimum, while the that of red color is maximum. चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके,
तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा से पूछ सकते। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, बोर्ड में क्वेश्चन इसी तरह से बीच से उठाते हैं। कहा गया था स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज मिनिमम, दैट्स वाई इट अपीयर एट लिस्ट, नीचे वो दिखता है, वाइल दैट ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, इसलिए वो हमारा रेड ऊपर है। समझे? तो इसे अच्छे से ध्यान में रख लो। Hence, a ray of red color bend minimum toward the base of the prism, while the ray of violet color bend the maximum. इसी कारण जो वायलेट कलर वो सबसे ज़्यादा बेस की तरफ झुका रहता है, पर और रेड जो है वो कम। दिस रिजल्ट इन वाइट लाइट गेटिंग स्प्लिट into its 7 constituent color from red to violet. ओके, तो यही है हमारा। अब जो हमें पढ़ना है एक एक्टिविटी, वो भी कुछ खास नहीं है, आप समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ इस एक्टिविटी में कहा गया है। एक शीशा का टुकड़ा ले लीजिए, आईना, एक बॉल ले लीजिए, बाटी। अब अपने खिड़की के पास जाइए, जिस खिड़की से धूप आती हो सूरज की। कहा गया है उस आईना को अब आप उस बाटली में रख लीजिए और उसमें पानी से भर दीजिए उसी बाटली को। और इस तरह से उस बाटली का इस तरह से पोजीशन रखिए आईना का, जो हमारा खिड़की से धूप आए वो उस आईने पे गिरे। और इस तरह से और सेटिंग रहना चाहिए कि जो उसका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कोई दीवार पे जाके गिरे। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करिएगा, आप रेनबो टाइप में वही 7 कलर ऑब्जर्व करिएगा जो यहाँ पे हम देख रहे थे। सेम एक्टिविटी यही इसमें कहा गया है, आप पढ़ के समझ सकते हो, जो यही है हमारा कहा गया है। ओके, आगे क्या है, रेनबो नेचुरल इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन। अब रेनबो में क्या होता है, रेनबो कैसे आकाश में बनता है। मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव हैड अ चांस ऑफ ऑब्जर्विंग अ रेनबो। हम लोग में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा कि रेनबो। वी मार्वल एट इट्स ब्यूटी एंड एंजॉय वॉचिंग इट। हम उनके उसकी ब्यूटी पे खो जाते हैं, ओह आश्चर्य से चिंता करने लगते हैं, जो ये क्या कैसे हो गया। तो आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। व्हेन डू वी ऑब्जर्व अ रेनबो, हम लोग रेनबो कब ऑब्जर्व करते हैं, इसका आंसर है यहाँ पे। वी कैन गेट अ रेनबो इफ द सन कम आउट और साइंस आफ्टर अ रेनफॉल। जब बारिश हमारी ख़त्म होती है तब उसके बाद हम रेनबो को देखते हैं। ओके, कब देखते हैं, सपोज करिए अभी मेरा बारिश ख़त्म हुआ, अब बारिश हो रही थी, बारिश ख़त्म हुआ, उसके बाद देखा एक जो हमारा वो सूरज की जो शाइन रेडियंट है वो, आगे देख क्या और बताया गया है, वो जब वाटर के कुछ ड्रॉपलेट जो एयर में हमारे बचे रहते हैं जब उस पर गिरते हैं तो ये हमारा रेनबो फॉर्म करते हैं। ओके, इस तरह। चलिए आगे आप और अच्छे से समझिएगा। The drop of water suspended in air then disperse the sunlight in much the same way as a glass prism did the Newton's experiment. कहा गया जब वह कुछ वाटर ड्रॉपलेट एयर में बच जाते हैं उस पर जब हमारे रे गिरते हैं तो वो वही एक्टिविटी शो करता है, वह वही सेम चीज़ शो करता है जो हमारा ग्लास हम प्रिज्म पे जब लाइट बार के देखते थे। मीन्स वही 7 कलर में, कहना बस वही चाहता है ये। रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो रेनबो हमारा नेचुरल फिनोमिनन है, जैसा कि हमने समझा। अब हम लेंस के बारे में कुछ जानेंगे इस टॉपिक में कि लेंस हमारा क्या है, किस तरह से ये हमारा काम करता है, लेंस होता क्या है, लेंस बनता कैसे है, कितने तरह के लेंस होते हैं। आप चश्मा में सुने होंगे कि लेंस कौन सा, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सारी बातें पढ़ने वाले हैं। चलिए चालू करते हैं। Beside the glass slab and the prism, it is a lenses that are used very often for studying and using the effect of refraction. अगर रिफ्रैक्शन का स्टडी, रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन आपको जानना है तो आपको कहाँ से ये मिलेगा, इस प्रिज्म से तो मिलेगा ही, बट हमारा इस लेंस सब से भी मिलने वाला है। चलिए देखते हैं किस तरह से लेंस से हमें मिलने वाला है इन्फॉर्मेशन अबाउट रिफ्रैक्शन। और लेंस इज, अब लेंस के बारे में कुछ जानते हैं, लेंस होता है क्या, लेंस का डेफिनेशन। अ लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। When both or one of these surfaces are is spherical, the lens is known as spherical lens. अब spherical lens हम किसे कहेंगे, देखिए मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ।
सपोज कर ले ये हमारा एक फिगर है, ये एक लेंस है, तो क्या आप इसे स्फेरिकल लेंस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा कहना पूरा पूरा गलत होगा। आप इसे स्फेरिकल लेंस नहीं कह सकते, आप इसे क्यूबॉइडल लेंस कह सकते हैं और भी कोई, बट ये स्फेरिकल लेंस नहीं है। देखिए स्फेरिकल लेंस में साफ साफ फॉर्मूला में हमारा क्या लिखा हुआ है कि when both or one, कहा गया है when both or one, when both or one of these surface are is spherical, okay, is the lens is the, कम से कम एक पार्ट उसका स्पेरिकल रहना चाहिए। ओके, कम से कम एक पार्ट उसका स्पेरिकल रहना चाहिए। देखिए समझिए, ये है हमारा, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जादू। देखिए किस तरह से, एक मिनट। हम्म हम्म ये अभी हमारा स्पेरिकल शेप का है, तो कहा गया है कम से कम इसका दो पार्ट हो तो अच्छा ही है। दो पार्ट रहेगा तभी स्पेरिकल लेंस ही करेगा। देखिए जैसे में दो पार्ट है, बट अगर कम से कम एक पार्ट भी रहना चाहिए, समझिए, कम से कम एक पार्ट भी रहना चाहिए। इस फिगर में दो पार्ट है हमारा, तो तब तो और अच्छा है। ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। इसमें देखिए एक ही पार्ट है इस साइड वाला, इसमें देखिए दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट है, इसमें दो पार्ट है। कम से कम कोई भी स्पेरिकल लेंस को स्पेरिकल लेंस तब कहेंगे जब कम से कम उसका एक साइड स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब कि झुका हुआ होना चाहिए। ऐसे हो, ऐसे हो, कम से कम झुका हुआ होना चाहिए। ओके, अब कहा गया है, अब स्पेरिकल लेंस आर ऑफ टू टाइप, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप समझ लीजिए। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, ये लिख ही लीजिए आप कॉपी में प्लीज़। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। अब मैं आपको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग का मतलब समझाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। सपोज करिए हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। इसका काम क्या है, कहता है कि देखिए कन्वर्जिंग का मतलब ही आप समझ जाइएगा। कन्वर्जिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है। कन मीन्स कोई भी रे को एक साथ लाता है। सपोज करिए दो रे हमारा आ रहा है, अब इसको ये क्या करेगा, इसको अब ये कन्वर्ज कर देगा, मतलब एक साइड ला देगा वन पॉइंट पे यहाँ पे। इसका अपोजिट फंक्शन है हमारा कॉनकेव का, डाइवर्जिंग, डाइवर्ज कर देना। समझे आप, इसको अपने रास्ते से डाइवर्ज कर देना। देखिए समझते हैं क्या है डाइवर्जिंग लेंस। सपोज करिए ये रे एक हमारा आ रहा है, एक रे हमारा ये आ रहा है, तो ना कि इसको मिलाने की जगह ये इसको ऐसे और भेज देगा। ओके, समझे ना, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। ओके, मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस मतलब क्या होता है। तो यही होता है, कनकेव में हमारा इसको और जो है इसको डाइवर्ज कर देता है, देखिए, और कॉन्वेक्स में यही करता था, दोनों को मिला देता था। ओके, तो यही मेन फंक्शन है, आप समझ जाइए। अब आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे कितने टाइप के। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जब कन्वर्जिंग लेंस है आप समझ जाइए कॉन्वेक्स लेंस। डाइवर्जिंग तो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। देखिए एक होता है डबल कॉन्वेक्स, एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, एक होता है कन्वर्जिंग मेनिकस। इसी तरह डबल कनकेव, प्लेन कनकेव, प्लेनो कनकेव, डाइवर्जिंग मेनिकस। यही बात है, कुछ खास है नहीं। अभी आपको इतना सारा नहीं पढ़ना है इसमें। अभी बस आपको जो यूज होने वाला है ये होने वाला है, ये होने वाला है आगे कुछ रे बनाने, कुछ फिगर बनाने के लिए। अब डेफिनेशन ऑफ सम लेंस रिलेटेड टर्म, अब कुछ लेंस से रिलेटेड टर्म है उनकी डेफिनेशन हम जानने वाले हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ईच ऑफ द टू सरफेस ऑफ ए स्फीयर लेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। द सेंटर ऑफ these टू स्फीयर आर नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ द लेंस। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज कर लीजिए ये है जो है हमारा एक स्फीयर लेंस है। अब इसका जो सेंटर है ये है,
तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, CCC, सेंटर ऑफ कर्वेचर। है बड़ा डिफिनेशन, लेकिन है कुछ नहीं। कोई भी स्पेरिकल को, मैं कोई लेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस लेंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये कटा होगा तो सपोज का ये स्पेरिकल कैसे बनेगा, ये हमारा लेंस कैसे बनेगा, जब इसको हम ऐसे काट देंगे या ऐसे काट देंगे। तो कहा गया है कोई भी स्पेरिकल जिसका पार्ट हमारा वो लेंस है, उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आगे देखिए क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। कुछ नहीं खास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा वही है। कोई भी इसका सपोज करिए ये हमारा स्पेरिकल लेंस है, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, आगे क्या है, आगे जो है हमारा इसमें टॉपिक वो देखता हूँ। 2 में भी स्पेयर ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ओके, आगे हो जाए बड़ा। चलिए अब क्या है आगे, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ ए लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, अब इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करे। समझ गए। अब ऑप्टिकल सेंटर, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज ए स्फेरिकल पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। A ray of light passing through the optical center of a lens goes straight through it without undergoing any bending or deviating from its path. देखिए ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा लेंस है। अब लेंस के बारे में आ गए हम। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे एक सेंटर, इसका एक ऑप्टिकल सेंटर लिया जाता है जिसको सी से डेनोट किया जाता है। कहा जाता है जब कोई लाइट हमारा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करता है तो फिर उसी पे वो फिर से आ जाता है, रिफ्रैक्टेड भी उसी पाथ पे हो जाता है। मीन्स वो कोई ना ही हमारा डेविएट होता है ना बेंडिंग, वो दूसरा रे नहीं बनाता है, बल्कि वो उसी पे जो है हमारा उसी पे फिर से आ जाता है। ऐसे गया फिर ऐसे आ गया। यही बात है ऑप्टिकल सेंटर का एक प्रॉपर्टी है, खासियत है, जो कि आगे भी पढ़ने वाले हैं। ओके, अब जो है हमारा सेकेंड लास्ट सॉरी प्रिंसिपल फोकस ऑफ फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है, इट टर्न्स आउट that if a beam of ray are parallel to the principal axis of a lens fall on the lens, all such a ray either all converges to a point on its principal axis or appear to diverge from a point on its principal axis. We call this point as the second principal focus of the lens. अब सेकेंड प्रिंसिपल फोकस किसे, यहाँ पे फोकस है हमारा, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये फोकस आप जानते हो कि कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इसी को फोकस कहते हैं। कहा जाता है जब कोई रे हमारा पैरेलल आता है, जब भी कोई रे हमारा पैरेलल आता है, यहाँ पे सपोज कर ये फोकस है, ये क्योंकि यह तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो कोई भी रे जब इधर पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से क्रॉस करके जाएगा। यही बात है, यही इसका। अब फोकल लेंथ में भी आपको बता देता हूँ। फोकल लेंथ हमारा कहा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इस डिस्टेंस को हम कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे क्या, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है क्लास 10 में, आगे जो पढ़ने वाले। तो यही सब बात है। आगे क्या है, आगे ये सब कुछ एक्टिविटी खास है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 स्पेरिकल रेज ऑफ लेंस प्रॉपर्टी है, ये तीनों प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह लेक्चर में फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम फिर कुछ ऑब्जेक्ट देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह से बनाना। ओके, थैंक यू वेरी मच।